हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। 25 साल की प्रीति अपनी सौतेली माँ कमोलिका और सौतेली बहन उर्वशी के साथ रहा करती थी। कमोलिका और उर्वशी दोनों ही प्रीति पर बहुत अत्याचार करते रहते। अरे ओ कुलक्षणी, तनिक चाय मिलेगी कि नहीं आज की तारीख में, या तेरी चाय मुझे सीधा अगले जन्म में मिलेगी। हाँ आई बड़ी मालकिन, ये लो आपकी और छोटी मालकिन की चाय और ये डाइट कुकीज। अच्छा प्रीति, जरा मेरे पैरों में मालिश भी कर दो ना, बहुत दर्द कर रहे हैं ना, इसीलिए। और लेकिन उर्वशी, तुझे कितनी बार कहा है इसे छोटी मालकिन और मुझे बड़ी मालकिन कहा कर। ये बात तेरे भेजे में फिट नहीं होती क्या? जी 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 माफ कीजिए मुझे। प्रीति उर्वशी के पैरों की मालिश करने लगती है। दरअसल बचपन में ही प्रीति की सगी माँ राजेश्वरी इस दुनिया से चली गई थी, जिसके बाद प्रीति के पिता धनराज ने कमोलिका से शादी कर ली। लेकिन दूसरी शादी के बाद भी उसने अपनी बड़ी बेटी कमोलिका की बेटी उर्वशी और अपनी प्रीति बेटी के बीच में कभी भी कोई भेदभाव नहीं किया। फिर कुछ समय बाद धनराज को विदेश से नौकरी का बुलावा आया और 20 सालों तक वो वहीं पर नौकरी कर रहा है और यहाँ कमोलिका बेचारी प्रीति पर अत्याचार करती है। ओए नौकरानी, ये ले तेरे बाप का फोन आया है। हर बार की तरह इस बार भी मेरी और उर्वशी की तारीफ ही करना और हम दोनों के बारे में अच्छी अच्छी बातें ही बोलना। अगर धनराज को जरा भी भनक पड़ी ना कि मैं और उर्वशी तेरे साथ नौकरानी की तरह पेश आते हैं, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जल्दी से ले। ठीक 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 है बड़ी मालकिन। प्रीति कांपते हुए हाथों से फोन हाथ में पकड़ती है। उसके बाद अपने पिता से बात करती है। हेलो प्रीति बेटा, कैसी हो तुम? कॉलेज कैसा चल रहा है तुम्हारा? अच्छी हूँ पापा, सब ठीक चल रहा है यहाँ पर। आप बताइए ना, आप कैसे हैं? सब कुछ कैसा है वहाँ पर? अब तो लंदन में काफी ठंड पड़ गई होगी ना? आप गर्म कपड़े तो पहनते हो ना दिन के 8 पहर? हाँ मेरी बाप, पहनता हूँ। बिल्कुल राजेश्वरी पे गई हो तुम। अच्छा ठीक है, अपनी तबीयत का ख्याल रखना। और तुम्हारा 25th बर्थडे आ रहा है ना, इसलिए मैंने तुम्हारा नाम पर प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा करने का फैसला लिया है। इट्स अ बर्थडे गिफ्ट फॉर यू। थैंक यू पापा। प्रीति धनराज से बात करती है और फोन कॉल कट होने के बाद वो फिर से काम पे लग जाती है। प्रीति को मॉडर्न फूड आइटम्स जैसे पिज्जा, बर्गर, सैंडविच, नूडल्स ये सब बहुत ही अच्छे से बनाने आते थे। वाओ, अमेजिंग यार प्रीति, तुम भले ही कितना भी खराब काम कर लो, लेकिन ये मॉडर्न डिशेस तो बहुत ही कमाल की बनाती हो तुम। Absolutely right, मामा। प्रीति, मुझे एक और पनीर पिज्जा और एक चीज पिज्जा भी, और हाँ, हॉट चॉकलेट भी बना दो। ओके ठीक है। प्रीति तो कमोलिका और उर्वशी के लिए सिर्फ एक नौकरानी के समान ही थी। प्रीति दिन भर कॉलेज जाती, लेकिन वहां पर भी वो कुछ कर नहीं पाती। वो चाहकर भी अपने पिता धनराज को अपने साथ हो रहे अत्याचार के बारे में बता नहीं पाती, क्योंकि कॉलेज में दिन भर उर्वशी प्रीति के साथ ही रहती। प्रीति मानो उर्वशी और कमोलिका के बनाए पिंजरे में कैद हो चुकी थी। जब प्रीति का जन्मदिन आता है, तभी धनराज उसके नाम पर आधी प्रॉपर्टी करता है। अगले दिन कमोलिका लॉयर से पेपर बनवाती है और प्रीति के सामने आकर कहती है, ओए चुड़ैल, चल चुपचाप इन पेपर्स पर साइन कर, जिसके बाद तेरे नाम की हुई सारी प्रॉपर्टी मेरी और उर्वशी की हो जाएगी। ओके? लेकिन बड़ी मालकिन, आप ऐसा क्यों कर रही हो? वो पैसे मुझे पापा ने मेरे फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए भेजे हैं। प्लीज ऐसा मत कीजिए। साइन करती है या नहीं, या तुझे अभी की अभी खत्म कर दो हम दोनों। ज्यादा नखरे मत कर और चुपचाप जल्दी से साइन कर दे। उर्वशी और कमोलिका दोनों जबरदस्ती उससे पेपर पर साइन करवा लेते हैं।
उनके डर के कारण प्रीति उन पेपर्स पर साइन करती है और उसके बाद वो दोनों क्रूर माँ बेटी प्रीति को बहुत मारती हैं और उसे लात मारकर घर से बाहर निकाल देती हैं और धनराज को फोन पर बताती हैं कि प्रीति पैसे हड़प कर भाग गई। वहीं बेचारी प्रीति कड़ाके की ठंड में कांपते हुए गली में दर दर भटकने लगती है। उसे किसी का भी सहारा नहीं होता। अब मैं क्या करूंगी? मुझे तो पापा का कांटेक्ट नंबर भी नहीं पता जिससे कि मैं उनसे बात कर सकती। हे भगवान जी, कोई तो रास्ता दिखाइए। मैं अब बिल्कुल अकेली और बेसहारा हो चुकी हूँ। प्रीति अब अपना जीवन यापन करने की खातिर कई जगह जाकर नौकरी की तलाश करती है, लेकिन बेचारी को कोई भी नौकरी पर नहीं रखता। अब वो दूसरे गांव जाकर कचरा बीनकर कबाड़ी वाले को बेचने लगती है। नदी के पास की झुग्गी में रहकर वो दिन भर पूरे गांव में कचरा बीनती और उसे गोनी में इकट्ठा करती और उसके बाद वो कबाड़ी वाले के पास जाती और सारे कचरे को बेचकर उसके बदले पैसे लेती और अपना गुजारा करती। ये लो काका, आज मैंने पूरे 6 गोनी भरकर कचरा इकट्ठा किए हैं। ठीक बा प्रीति बिटिया, रुक जाओ, अभी तराजू पर वजन कराई के हम तोहार के पैसे दे रही। कबाड़ी वाला कचरे का वजन करता है और प्रीति को पैसे देता है। थैंक यू काका। बेटिया, तुम इतनी होनहार हो, इतनी अच्छी अंग्रेजी बोलत हो, तो फिर ई कचरा काहे को बेचत रही? एक कचरे वाली काहे बन गई? ये सुनकर प्रीति की आंखें नम हो जाती हैं। वो क्या है ना काका, हर किसी की झोली में सब कुछ नहीं आता। कुछ लोगों की किस्मत में सिर्फ दुख ही लिखा होता है। पता नहीं कब, कैसे और कहां जाकर खत्म होगा ये दर्द का सिलसिला। लेकिन मैं भी अपने मम्मी पापा की बेटी हूँ। इतनी आसानी से मुश्किलों को देखकर हार नहीं मानूंगी। प्रीति अब कचरा बीन बीन कर अपना गुजारा कर लेती थी। वो झुग्गी में अकेली ही रहती थी। एक रात जब वो गांव की सड़क से अकेली जा रही होती है, तभी 2 गुंडे बाइक पर सवार होकर उसके पास आते हैं और उसका रास्ता रोक देते हैं। अरे क्या मैडम, कहाँ निकली? कचरा बेचने से फुर्सत मिल गई हो तो जरा हमारे लिए भी टाइम निकाल लो। अरे चलो चलो, तुम्हें लॉन्ग ड्राइव पर ले चलते हैं, बहुत मजा करेंगे। देखो, मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? प्लीज मुझे जाने दो। अरे ऐसा कैसे जाने दे तुझे जाने मन, तुझे तो आज अपना बना कर ही रहेंगे। दोनों गुंडे प्रीति के इर्द गिर्द गाड़ी को गोल गोल घुमाने लगते हैं और उसे परेशान करने लगते हैं। वो उसके दुपट्टे को खींचने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर एक लड़का आ जाता है और वो उन दोनों गुंडों को हाथ पर जोर से मुक्का देते हुए उन्हें उड़ा देता है। दोनों गुंडे बाइक से उड़कर जमीन पर जा गिरते हैं। क्यों रे कमीनो, छेड़ोगे किसी लड़की को? हाँ, ये ले, ये ले। वो लड़का उन गुंडों की खूब पिटाई करता है, जिससे डरकर वो दुम दबाकर भाग जाते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आप आज नहीं होते तो न जाने क्या हो जाता। आपका नाम? नमन, नमन राजवंश। थैंक यू मत कहो, ये तो मेरा फर्ज था। मैं तुम्हारे बारे में जानता हूं, लेकिन मुझे एक बात बताओ, तुम इतनी अच्छी इंग्लिश बोल लेती हो, अच्छे घराने से आई हुई लगती हो, फिर तुम कचरा क्यों बीनती हो? नमन के पूछने पर प्रीति भावुक हो जाती है और रोते हुए वो नमन को अपनी पूरी कहानी बताती है, जिसे सुनने के बाद नमन की आंखें भी भर आती हैं और वो प्रीति को अपने सीने से लगाता है। घबराओ मत प्रीति, मैं हूं ना, आज से हम दोनों दोस्त। चलो, अब तुम उस झुग्गी में नहीं रहोगी, तुम अब से मेरे साथ मेरे घर पर रहोगी। लेकिन नमन। लेकिन कुछ नहीं, मैंने जो कह दिया सो कह दिया, तुम्हें मेरी बात माननी होगी। नमन प्रीति को अपने घर ले जाता है, जहां वो उसे अपनी माँ सरस्वती से मिलाता है। सरस्वती भी प्रीति को बहुत प्यार देती है। प्रीति अब उन लोगों के साथ घुल मिल जाती है और वो उनके लिए भी मॉडर्न डिशेस बनाकर देती। वाह प्रीति, बहुत ही बढ़िया पिज्जा बनाया तुमने तो। प्रीति, मैं तो कहता हूँ कि तुम ना अपना एक छोटा सा ढाबा खोल लो, जिससे तुम्हें अच्छी इनकम भी आएगी। गांव का देसी ढाबा तो हर कोई रखता है, लेकिन तुम्हारे ढाबा का नाम होगा गांव का मॉडर्न ढाबा। लेकिन नमन, एक ढाबे के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट लगती है, यू नो ना? तुम उसकी चिंता मत करो, मैं हूं ना।
नमन और प्रीति मिलकर ढाबा बनाते हैं और इस तरह एक गरीब कचरे वाली अपना मॉडर्न ढाबा खोलती है और वो वहाँ पर मॉडर्न डिशेस ही बनाकर बेचती है, जो पल भर में ही सभी गांव वालों को आकर्षित कर देता है। और प्रीति अपने ढाबे से बहुत सारे पैसे भी कमाने लगती है और आगे जाकर नमन और प्रीति को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और वो दोनों एक दूसरे से शादी भी कर लेते हैं। नताशा की शादी वंश से होती है। नताशा रूप रंग में बहुत खूबसूरत होती है, लेकिन वो खाने में इतनी मिर्ची खाती है कि लोग हैरान रह जाते हैं। ससुराल में सास गायत्री, ससुर मनोहर और ननद स्वीटी होते हैं। सुबह सवेरे नताशा आकर गायत्री को चाय देती है। तभी चाय पीकर गायत्री को काफी तीखा लगता है और वो चीखने लगती है और पूरे घर को सर पर उठा लेती है और सोफे पर कूद कूद कर नाचने और उछलने लगती है। अरे मेरा मुंह जल गया रे। ये लो पानी। मम्मी मम्मी ये बंदरिया की तरह नाचो मत और एक जगह पर बैठकर पानी पियो। गायत्री पानी पीती है, तब जाकर वो शांत हो जाती है। हे भगवान, अरे नास पीटी कलमुही, ऐसा क्या मिलाया था इस चाय में जो मेरे गले की ऐसी की तैसी हो गई। अरे बाप रे बाप, मेरी तो जान ही चली जाती। आंखें देख मेरी लाल पीली हो गई, नास पीटी कहेगी नहीं तो। सॉरी माँ जी, वो एक्चुअली मैंने अपने लिए मिर्ची पाउडर वाली चाय बनाई थी, तो गलती से शायद मैंने अपना कप आपको दे दिया और ये बवाल हो गया। अरे चुड़ैल, कितनी मिर्ची खाएगी? एक दिन मिर्च खा खा के तेरे इतने बुरे हाल होंगे कि तू खुद कहेगी माँ जी आप सही थी। कैसी भाभी है मेरी, लोग चाय में चीनी डालते हैं, लेकिन ये मोहतरमा तो चाय में भी मिर्ची डालती है। हाँ नहीं तो। यही नहीं, नताशा तो हर एक खाने की डिश में भर भर के, चाहे वो रोटी हो, सब्जी हो, दाल हो, चावल हो या दूध हो, हर चीज में मिर्ची डालती रहती और मजे से खाती। यहाँ तक कि टूथपेस्ट में भी मिर्ची फ्लेवर वाला टूथपेस्ट इस्तेमाल करती। एक सुबह नताशा का पति वंश बाथरूम में ब्रश करते समय चिल्ला चिल्ला कर साबुन से फिसलकर गिर पड़ता है और उसे बुरी तरह चोट लग जाती है। आ आ आ आ आ आई, मर गया रे। वंश की चिल्लाहट सुनकर सभी घर वाले तुरंत भागते दौड़ते चले आते हैं। क्या हुआ वंश बेटा? अब भैया आप ठीक तो है ना भैया? वंश बेबी आप चिल्ला क्यों रहे थे और आप ब्रश करते करते अचानक से गिर कैसे गए? छिपकली देख ली क्या बाथरूम में? अरे इतना तीखा टूथपेस्ट भी कोई इस्तेमाल करता है क्या? पागल हो गई तुम? हर जगह मिर्च मिर्च मिर्च। मुझे लगा ये मेरा टूथपेस्ट है, इसीलिए भरी नींद में मैंने ये नताशा का टूथपेस्ट ही ले लिया और इससे अपने दांत घिसने लगा और मेरे मुंह में तीखा लगने के कारण बहुत जलन हुई और फिर साबुन से फिसलकर मैं गिर गया। सभी नताशा को बहुत सुनाते हैं और नताशा मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है। नताशा पर लेकिन इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो तब भी अपनी बेहिसाब मिर्ची खाने की आदत से बाज नहीं आती और वो दिन भर मिर्ची खाती रहती, लाल हरी काली हर प्रकार की मिर्ची। उसने अपने कमरे में एक संदूक में सारी मिर्चियों का स्टोर कर रखा था और तो और उसके रूम में हर जगह मिर्ची पाउडर के डिब्बे रखे हुए होते हैं। मिर्ची ओ मिर्ची, न जाने हम कितने दुखों से गुजरते, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। मिर्ची तुम मेरी जान हो, मेरे जीने का डोज, वो जिंदगी ही क्या जिसमें मिर्ची ना हो। लाइफ का और खाने का असली तड़का तुमसे ही तो लगता है ना। घर वाले नताशा की ये सारी पागलों जैसी बातें सुनकर एकदम हैरान और दंग रह जाते हैं। नताशा दिन के 8 पहर मिर्ची के फूड आइटम्स खाती रहती, जैसे स्पाइसी बर्गर, स्पाइसी नूडल्स, पनीर चिली, मिर्ची फ्राइज। जब गायत्री अपने लिए उपमा बनाने रसोई में आती है तब भी, अरे नताशा बहू, ओ नताशा बहू, तू तो उपमा इतना बेस्वाद बनाती है कि खाकर पेट खराब हो जाए, इसीलिए मैं ही बनाऊंगी आज उपमा। मिर्च मिर्च कहाँ रख दी इस निगोड़ी ने।
आज सुबह ही तो मनोहर जी लाए थे बाहर से, वो भी टोकरी भर के। लेकिन जब गायत्री मिर्ची की टोकरी को देखती है तब वो टोकरी पूरी खाली हुई होती है। ये देखकर गायत्री गुस्से से आग बबूला हो जाती है और वो नताशा को सबके सामने टोकरी दिखाते हुए चिल्लाती है। ये देखिए सब लोग, कैसे इस डायन ने सारी मिर्चियां सफाचट कर दी हैं। अरे तुझे जैसी कुलक्षणी को तो दिन भर मिर्ची चरने का अवार्ड देना चाहिए, हाँ नहीं तो। OMG, थैंक यू सो मच माँ जी, इट मीन्स अ लॉट। आप अवार्ड की तैयारी कीजिए, सोने का होना चाहिए अवार्ड, बोले तो गोल्डन अवार्ड। मैं स्पीच की तैयारी शुरू करती हूँ, ऑलराइट। अरे चुप पागल औरत, है नहीं तो। बहुत हुए इसके ड्रामे। आज के बाद अगर तूने घर की मिर्च को हाथ भी लगाया तो देखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, कह देती हूँ। गायत्री अब नताशा संग बहुत सख्ती से पेश आने लगती है और वो उसे मिर्ची को हाथ तक लगाने नहीं देती, जिसके कारण गुस्सा होकर नताशा घर के आंगन में ही मिर्च का पेड़ उगाने का ठानती है और मिर्ची के पौधे को आंगन में लगाती है। बस अब तो किसी का बाप भी मुझे मिर्ची खाने से नहीं रोक सकता। कुछ ही दिनों में इसमें फटाफट मिर्ची उगाएगी और मैं उन्हें तोड़कर खाऊंगी, और अगर माँ जी या स्वीटी ने इन्हें तोड़ने की कोशिश की तो मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं। मिर्ची का पौधा देखकर सभी सर पकड़ लेते हैं। एक दिन घर में गांव से बापूजी आते हैं और तभी घर पूरा खाली होता है। सिर्फ नताशा होती है और वो डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठकर अजीब और फटाफट तरीके से मिर्ची खा रही होती है। अरे मनोहर बेटा, गायत्री बहू, स्वीटू, वंश बेटा, कहाँ हो तुम सब? अरे ये क्या, ये तो वंश की बीवी लग रही है, लेकिन ये ऐसे फटाफट और डरावने तरीके से मिर्ची पे मिर्ची कैसे खा रही है? बापूजी ये देखकर डर जाते हैं। कहीं इसके अंदर किसी भूतिया आत्मा ने तो प्रवेश नहीं कर लिया? नहीं, बचाओ, भूत! बापूजी चिल्लाते हुए डर के मारे अपनी धोती पकड़कर दुम दबाकर पूरी तेज रफ्तार से भाग जाते हैं और नताशा कहती है, ये गली के बेवकूफ बुढ़े भी ना मुंह उठाकर दिन दहाड़े किसी के भी घर में घुस आते हैं। अगली बार दिख जाए ना तो बस मार मार के ना मोर बना दूंगी। नताशा की मिर्ची खाने की बुरी आदत खत्म होने का नाम ही नहीं लेती और फिर एक रात उसके पेट में बहुत दर्द होने लगता है, इतना कि उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है और उसे डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। और तभी पता चलता है कि ज्यादा हद से बाहर तीखा खाने की वजह से नताशा को पाइल्स हो गया है। डॉक्टर नताशा की पूरी ट्रीटमेंट करते हैं और फिर कुछ ही दिनों में नताशा खतरे से बाहर भी हो जाती है। तभी ठीक होकर जब वो घर लौटती है, मैं इस दरवाजे के अंदर कदम रखने से पहले आप सबसे तहे दिल से माफी मांगना चाहती हूँ। आई एम सॉरी माँ जी, आप सही थी। आपने हमेशा मुझे वार्न किया, मुझे समझाया, लेकिन मैं अपनी जिद पर अड़ी रही और उसका नतीजा भुगत भी लिया मैंने। आज मैं आप सबसे वादा करती हूँ कि आज के बाद मैं मिर्ची खाऊंगी, लेकिन उतनी ही जितनी मात्रा में बाकी सब खाते हैं। बहुत खूब नताशा बहू, चलो आखिर तुझे सबक मिलने पर सद्बुद्धि तो आई। आजा तेरी आरती उतारूं। गायत्री नताशा की आरती उतारती है और एक नई शुरुआत के साथ नताशा घर में फिर से गृह प्रवेश करती है और जीवन में फिर कभी भी हद से ज्यादा मिर्ची नहीं खाती। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।